सो इलोंगेशन ऑफ रॉड अंडर इट्स सेल्फ वेट। तो हमने ये थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन थोड़ा इलेबोरेट करेंगे इसको। तो देखिए, अब जो रॉड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी लटके हुए हैं ऐसे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इनमें थोड़ा सा एक्सटेंशन आएगा जरूर, क्योंकि यहां पर अगर हम लोग देखें तो बस इतना मास इसको नीचे पुल कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, तो यहाँ पर टेंशन या वेट कम लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, सबसे ज़्यादा तो फोर्स ऊपर लगेगा, बिकॉज मास बढ़ चुका है। ठीक है, सो अंडर इट्स सेल्फ वेट एलोंगेशन तो होगा ज़रूर, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी एक्ट कर रही है। तो यहाँ पे हमें वेट W दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, राइट। कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया, सर इसको एग्जैक्टली कैसे सॉल्व करें, तो मुझे लगा आप लोगों को आ गया होगा, लेकिन जिनको नहीं आया उनके लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि मास पर यूनिट लेंथ इस पूरे रॉड का क्या होगा, कि अगर हम इसको पूरे लेंथ अगर L है और इसका वेट W हमें दिया हुआ है, तो जो भी इसका वेट होगा डिवाइडेड बाय लेंथ, या मास भी ले सकता हूँ मैं, सीधा सीधा ले सकता हूँ, अगर टोटल मास इज m अपॉन L, तो हर एक छोटे पोर्शन का मैंने फ्रैक्शन निकाल लिया, राइट। तो ये हो जाएगा, छोटा मास मिल जाएगा हमको, ठीक है। देन यहाँ पर वेट के टर्म्स में लिखा गया है, तो वहाँ पर ग्रेविटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, टेंशन इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ, है ना, इनटू जो भी पोर्शन होगा इनटू जी। बिकॉज हमने क्या लिया है कि एक एलिमेंट लिया है dx, जो कि उसके एंड से x पे है, या ऊपर से x ले लेते हैं हम लोग, तो ये l माइनस एक्स हो जाता है ना। आइदर वे आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने जो रॉड लिया है उसको हम लोग x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट लेके उस एलिमेंट में कितना एक्सटेंशन आएगा वो देखेंगे, और उस एलिमेंट को इंटीग्रेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर टेंशन पर यूनिट लेंथ इस पर्टिकुलर लेंथ पे हमने लिया, x पे लिया, राइट। तो इतना इस टोटल मास की वजह से इस dx एलिमेंट में कितना एक्सटेंशन आएगा, ठीक है, कितना एलोंगेशन आएगा वो हम लोग देखेंगे। और फिर ऐसे बहुत सारे एलिमेंट इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ पर एलोंगेशन कितना हुआ ये हमें समझ जाएगा, ठीक है। सो फॉर एलोंगेशन वी नो कि इलोंगेशन के लिए हमारे पास क्या है, कि अगर सपोज इस dx एलिमेंट में छोटा सा भी एलोंगेशन हुआ, तो जहाँ पे जो फ्री डायग्राम बनाया गया है कि अगर मैं इसका FVD बना दूँ dx एलिमेंट का, तो नीचे उसको लगने वाला है टेंशन इज गिवन बाय दिस वैल्यू, और ऊपर में जो टेंशन लगेगा, है ना, वो थोड़ा और ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर हम जितना ऊपर जाएंगे उतना ज़्यादा मास उसके नीचे आएगा, है ना। सो टेंशन एक्टिंग अपवर्ड्स ऑन दिस एलिमेंट, अगर यहाँ पे इस लेवल पे T एक्ट कर रहा है, तो ऊपर वाली लेयर पे T प्लस dt थोड़ा सा ज़्यादा एक्ट करेगा, जस्ट बिकॉज ये इतना मास इन्वॉल्व है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, इसका सिग्निफिकेंस समझा आपको, ठीक है। तो वी हैव दिस इन्फिनिटेसिमली स्मॉल टेंशन, थोड़ा सा ऊपर भी वर्क करेगा, ठीक है, थोड़ा और ज़्यादा टेंशन एक्ट करेगा।
तो हमारे पास अब क्या है, तो हमारे पास होना चाहिए स्ट्रेस और स्ट्रेन का प्रॉपर वैल्यू। तो स्ट्रेस है हमारे पास, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन है हमारे पास क्या, चेंज इन लेंथ। तो ये dx जो हमने पोर्शन पकड़ा था, ये हमारा ओरिजिनल लेंथ है, और जो भी चेंज इन लेंथ होगा dx में, वो कुछ भी ले सकते हो आप। अब अगर हमें लेंथ के अक्रॉस लेना है तो dl भी ले लो या dy भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि हम ये बोल रहे हैं कि इस dx लेंथ में थोड़ा सा इलोंगेशन हुआ और एक्सटेंड होके ये dy एक्सटेंशन मिला, इसको समझ में आ रहा है। तो अब हम जाएंगे और स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों के बारे में सोचेंगे। अब हमें पता है यंग्स मॉड्यूलस इज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो हम इसको रॉड ही मान रहे हैं, तो ये हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया अपॉन dy बाय dx। सिंपल है। तो अब आगे बढ़ते हैं और इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आते हैं, ठीक है, ताकि इलोंगेशन इन dx एलिमेंट मिले। अब इलोंगेशन इन dx एलिमेंट क्या है, dy के टर्म से हम लोग दे सकते हैं उसको। तो ये हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा dx, तो ये हो जाएगा फोर्स इंटू dx अपॉन ए, फोर्स इंटू dx अपॉन ए, और ये यंग्स मॉडुलस का y इधर आ जाएगा, दिस बिकम्स dy। तो इस फॉर्मेट में आपको रिलेशन आएगा, ठीक है। तो जो भी हम फोर्स लिख रहे हैं उसको हम इस नोटेशन के हिसाब से टेंशन की तरह भी देख सकते हैं, है ना, कि T इज गिवन, पर हमें T कितने एलिमेंट का दिया है, जो भी हमारा टेंशन लग रहा है ये T, वो बिकॉज ऑफ दिस पोर्शन, सिर्फ जो हमने एलिमेंट लिया है उसके नीचे वाले पोर्शन की वजह से टेंशन एग्जर्ट करेगा। तो अब उसकी वैल्यू अगर हम पुट करें, या होप आपको समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास है वैल्यू dy इंटू इज इक्वल टू क्या था, फोर्स इंटू dx अपॉन एरिया y। सही बात है। तो इस टर्म्स में आ रहा है हमारा आंसर। तो एलोंगेशन इन dx एलिमेंट इज गिवन बाय दिस। सिंपल है। अब ये जो एलोंगेशन हम लोग लिख रहे हैं, अगर हमें ये टोटल लेंथ के लिए चाहिए, टोटल एलोंगेशन अगर हमें चाहिए, तो हमारे पास कॉमन सेंस है कि ये जो dy है छोटा एलोंगेशन है, इसको इंटीग्रेट कर दो। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पर, तो पूरी लेंथ कवर हो जाएगी इसमें। तो लेंथ कितनी है, 0 से लेके L तक। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करो और वैल्यूज पुट करो और आपको आ जाएगा फोर्स अपॉन एरिया dx बाय y, उसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू L। तो यहाँ पे यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले लो, यंग्स मॉडुलस बाहर है, ठीक है। देन जो फोर्स लग रहा था, तो फोर्स क्या था हमारा ना, वेट पर यूनिट लेंथ इनटू x था, एंड ए एंड एलिमेंट dx। सही बात है। तो अब इन सबको इंटीग्रेट करो फ्रॉम 0 टू L, कितना आ जाएगा, वेट कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, एक ही वेरिएबल है दैट इज x dx। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, x स्क्वायर बाय मतलब L स्क्वायर बाय
2। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग वेट पर यूनिट लेंथ यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया, और ये हो जाएगा लेंथ स्क्वायर बाय 2। तो एल ने एल को मार दिया, तो ये हो जाएगा W वेट इंटू लेंथ अपॉन यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया बाय 2। सो दिस इज द रिलेशनशिप। ये हमारा आएगा इलॉन्गेशन का वैल्यू, सॉरी इलॉन्गेशन का वैल्यू जो कि हमें बता रहा है कि टोटल इलॉन्गेशन इतना है कि नहीं। सो अलोंग द टोटल लेंथ, सो दिस इज द टोटल इलॉन्गेशन फॉर अ रॉड अंडर इट्स सेल्फ वेट। तो सेल्फ वेट के अंदर बहुत ज़्यादा साइंस नहीं है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए बता दिया। तो सेम टाइप का इलॉन्गेशन यहाँ पर हो सकता है कि अगर बॉडी को किसी स्मूथ सरफेस पे आपको एक पूछा गया है कि फाइंड आउट द इलॉन्गेशन इन अ ब्लॉक इफ मास m, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड यंग्स मॉडुलस के पैरामीटर्स दिए गए हैं। ठीक है, तो मास m दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a एंड यंग्स मॉडुलस इज y। तो स्मूथ सरफेस पे लेंथ l दिया हुआ है, देन हमने क्या किया, एक एलिमेंट लिया dx, इसी तरह एट डिस्टेंस x, सिंपल है। अब इस एलिमेंट का क्या करेंगे, इस एलिमेंट को फोर्स तो लग रहा है, लेकिन अब ये जो लेंथ है, अब हम क्या करने वाले हैं कि इस पे जो फोर्स लगने वाला है ऑन दिस एलिमेंट वो निकालेंगे। ठीक है, तो अगर ड्यू टू दिस यहाँ पर एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा, बिकॉज सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींच रहे हैं। ये बाउंड्री पे अगर मैं x ले रहा हूँ, मैं इसको भी x ले सकता था, इसको l माइनस एक्स ले सकता था। ठीक है, लेकिन अब इस डायग्राम के हिसाब से अगर हम लोग गए तो क्या हो जाएगा, ये x एलिमेंट, मतलब ये पूरा ब्लॉक अगर एक्सेलरेट करेगा तो x लेंथ पे जितना, x लेंथ तक जितना मास है दैट इज गिवन एज m डैश, है ना। तो यहां पर जो फोर्स लगने वाला है या टेंशन लगने वाला है ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, उसका ही हम फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे फॉर दिस एलिमेंट dx। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो लगने वाला है टेंशन t, वो यहाँ लगेगा कितना, t प्लस डी टी, थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, dt एलिमेंट से ज़्यादा होगा, dt से ज़्यादा होगा, सही बात है। सो अगर हम उसका एफवीडी बनाएं तो हमें ये रिलेशनशिप मिलता है। तो हमें क्या फाइंड आउट करने की ज़रूरत है कि टोटल एक्सेलरेशन फॉर दिस ब्लॉक इज फोर्स अपॉन मास। तो दिस इज द एक्सेलरेशन, क्योंकि हमें अब छोटे मास के लिए एक्सेलरेशन चाहिए होगा, तो एक्सेलरेशन हमें मिल गया, दिया हुआ है। अब ये जो टेंशन दिख रहा है यहाँ पे T, दैट इज फॉर दिस स्मॉल मास। तो क्या हो जाएगा, ये मास हमें निकालना है, तो मास क्या होगा, m डैश इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ इंटू एक्स। एक्स क्यों, क्योंकि इतना ही मास हमने यूज़ किया, तो ये मास पर यूनिट लेंथ हमको मिला और इंटू एक्स कर दिया हमने। So this is the mass of this element, this portion। अब वो एक्सेलरेट भी कर रहा है, तो वहाँ पे लगने वाला टेंशन हमें मिल गया इज इक्वल टू m डैश इंटू ए। ठीक है, सो अब स्ट्रेस और स्ट्रेन की अगर हम बात करें, स्ट्रेस
इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो स्ट्रेस क्या है? फोर्स बाय दिस, जो भी एलिमेंट है उसके वजह से फोर्स लगने वाला है जो, तो हम ये लिख सकते हैं एम डैश इंटू ए अपॉन एरिया। और एम डैश की वैल्यू क्या है? एम मास पर यूनिट लेंथ इंटू एक्स इंटू एरिया डिवाइडेड बाय, सॉरी, इंटू एक्सेलरेशन बाय एरिया। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेस मिला है हमें, इस तरह से लिख सकते हैं हम। समझ में आ रहा है ना कि दिस न्यू मास जो कि x लेंथ तक है, उस इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। तो अब मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ कि ये जो टेंशन था, इट इज एम डैश ए इज नथिंग बट एम बाय एल इंटू एक्स इंटू एक्सेलरेशन के लिख सकता हूँ मैं फोर्स बाय मास। तो मास मास कैंसिल हो गया, और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं फोर्स इंटू एक्स बाय एल। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ रिलेशनशिप बिटवीन द टेंशन एंड फोर्स। अब इलोंगेशन कितना होगा? इस पे लगने वाला जो फोर्स है इस एलिमेंट पे, छोटा सा एलिमेंट है, इसमें इस छोटे एलिमेंट में, छोटे मास में छोटा सा एक्सटेंशन होगा, दैट इज गिवन बाय डी वाई। तो अब हमें यहाँ पे स्ट्रेन भी निकालना है छोटे एलिमेंट डी एक्स पे। क्या स्ट्रेन है उसके ऊपर? स्ट्रेन है डी वाई, दैट इज इलोंगेशन, छोटा इलोंगेशन डिवाइडेड बाय डी एक्स। डी एक्स क्या है? टोटल लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट, और उस एलिमेंट में, इस एलिमेंट में डी वाई इलोंगेशन हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास दोनों रिलेशनशिप बन गए अभी। तो स्ट्रेस भी पता है हमें और स्ट्रेन भी पता है। तो ये है हमारे पास इलोंगेशन का इक्वेशन आ जाएगा। क्या आएगा? यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस कितना है? फोर्स अपॉन एरिया। लिख देता हूं मैं, धीरे धीरे करो, पहली बार कर रहे हो अगर तो। फोर्स अपॉन एरिया अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है? इलोंगेशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या है? dx है। अब dx पे लगने वाला टेंशन ऑलमोस्ट t है, t प्लस डी टी था। तो यहाँ पर फोर्स में लिखता हूँ, क्या है उसका, उस पे लगने वाला टेंशन क्या था? मास इंटू लेंथ इंटू एक्स, सही बात है, इंटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और ये गया ऊपर, ये गया एकदम ऊपर, ये हो जाएगा dx इसके साइड में और dy इसके बाजू में। ये यंग्स मॉडुलस के साथ ऐसा रिलेशनशिप दिखेगा उसका। सिंपल है। अब ये रिलेशनशिप, इसको अब dy को यहाँ लेके जाओ यंग्स मॉडुलस की प्लेस पे, और यंग्स मॉडुलस को इसके प्लेस पे लेके आओ, तो विल गेट एन इक्वेशन जिसमें आप सीधा सीधा फोर्स के टर्म्स में भी वैल्यूज पुट कर सकते हो, एक्सेलरेशन की वैल्यूज पुट कर सकते हो, और लिख सकते हो, ये वैल्यू पुट कर सकते हो फोर्स की जगह, है ना। तो ये हो जाएगा, क्या होगा, डी वाई इज इक्वल टू, नीचे आ गया था हमारा यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया, और ऊपर में जो भी था एलिमेंट उसको मैं लिख सकता हूँ एफ बाय एल। एल भी नीचे आ जाएगा, है ना, और x बचेगा dx के साथ। समझ में आ रहा है? f इंटू एक्स टू डी एक्स। तो अब अगर हम छोटे एलिमेंट को ले रहे हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रॉड, इस छोटे dx को ले रहे हैं एट अ डिस्टेंस x, तो पूरे एलिमेंट पे जब हम लोग उसको इंटीग्रेट करेंगे
तो 0 से लेके L, तो टोटल लेंथ मिल जाएगी L। ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे dy को, सो इंटीग्रेशन ऑफ dy फ्रॉम लिमिट्स 0 to L। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो लेंथ हमें पता है कांस्टेंट है, यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑलमोस्ट है ना कांस्टेंट है। तो हमारे पास एलिमेंट x dx टू L और बाकी सारे कांस्टेंट आ जाएंगे। फोर्स लगने वाला कांस्टेंट है F बाय LYA। तो ये वैल्यूज लिखेंगे हम लोग, तो x² / 2 आएगा, और सेम हमने जो किया था L² / 2 लिखेंगे, फिर L और L कैंसिल हो जाएगा तो L न्यूमरेटर में बचेगा डिवाइडेड बाय 2। तो FL रिजल्ट क्या आ जाएगा, दिस विल बी अ रिजल्ट। अब यहाँ पर बोला गया है ट्राई दिस प्रॉब्लम इफ फ्रिक्शन इज गिवन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस। तो अपने फ्रिक्शन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए होंगे जहाँ पर केस 1 बोल रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज into mg लेस देन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स को इन्वॉल्व करके आप इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आंसर देखते हैं इसमें दोनों में क्या आता है। तो आप कर पाओगे ये। तो ऐसे ही सारे सिंपल सिंपल सवाल दिए जाते हैं। अब एक रिलेशनशिप हमको समझना है, समझने की कोशिश करते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन मेटल वायर्स और स्प्रिंग, मतलब इक्विवेलेंस देखना है इसमें। तो इक्विवेलेंस देखने के लिए हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे शायद हेडिंग नहीं लिखी है कि मिट गई हेडिंग, पता नहीं, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं कि ये जो मेटल वायर्स या रॉड्स है और स्प्रिंग्स, इनके बीच का रिलेशनशिप हम फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब कुछ रिलेशनशिप बनाएंगे हम लोग। तो हमें पता है कि यार रॉड का भी इलास्टिसिटी है। अब ये इलास्टिसिटी स्प्रिंग में भी हमको देखने को मिलता है। तो ये एनालॉजी को हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं, मतलब कंपैरिजन करना क्यों चाहिए। देखो हमने देखा था कि कोई भी मटेरियल का हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालते हैं, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालते हैं। अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालने के बाद जैसे यंग्स मॉड्यूलस निकाला या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी निकाला या बल्क मॉड्यूलस निकाला हमने, तो ये सारी चीजें हम निकाल के क्या कंक्लूजन कर पाते हैं कि इलास्टिसिटी कितनी है पार्टिकल की, मतलब स्टीफनेस कितना है उसका। अब स्टीफनेस का मतलब ये नहीं होता कि वो एकदम हिले ही ना, कड़क रहे एकदम, है ना, मतलब मूव ही ना करे, ऐसा नहीं। हम ये बोल रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है कि पार्टिकल या मटेरियल कितना इलास्टिक है। तो इसी के बेसिस पे हमको पता चलेगा कि स्ट्रेंथ कितनी है। क्योंकि अगर कोई पार्टिकल, हमने देखा था कल कि इलास्टिक लिमिट तक उसको अगर आप स्ट्रेस दे और वो कितना स्ट्रेन करेगा मतलब कितना तन जाएगा, कितना चेंजेस आएंगे उसमें। स्ट्रेन मतलब कि हम चेंज की बात कर रहे हैं कि कितना चेंज हुआ ओरिजिनल लेंथ और स्ट्रेस देने के बाद उसकी लेंथ कितनी चेंज हुई। तो हम तो चाहेंगे ना कि कितना भी स्ट्रेस हो लेकिन वो टूटे ना और चेंजेस कम हो। तो मॉड्यूलस की वैल्यू ज़्यादा कब आती है, जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और ये जो स्ट्रेन है बहुत कम है। तो जब भी ब्रिजेस बनते हैं वहाँ पे हम, जैसे आजकल बहुत
ट्रेंड आ गया है कि हैंगिंग वाले ये जो वायर्स से बने हुए ब्रिजेस बनते हैं, जैसे ये ब्रिज बन गया है ना, ये आपने देखा होगा बैंड्रा वर्ली सीलिंग, या अपने सिटी में भी जो रिवर है इराई रिवर, उसके ऊपर ये केबल ब्रिज बन रहा है। तो ये केबल जो है, केबल की स्ट्रेंथ को परखा जाएगा, है ना, नंबर ऑफ मेंबर जॉइंट्स, ये इसको मेंबर्स एंड जॉइंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अब ये जो ब्रिज है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये वायर से लटका हुआ है ना, तो इसके ऊपर तो पूरा स्ट्रेंथ होगा, मतलब स्ट्रेस होगा इस पूरे सीमेंट कंक्रीट के या बड़े बड़े दूसरे हेवी मेटल्स के का वजन इस पे होगा, तो ये पूरा पकड़ के रखता है। लेकिन अगर इसका स्ट्रेन ज़्यादा हुआ, स्ट्रेन ज़्यादा मतलब इलोंगेशन ज़्यादा, है ना, तो हम चाहेंगे ना कि यार ये इलोंगेट ना करे, तो रिजिड होना चाहिए, है ना, तो या फिर उसका मॉड्यूलस बड़ा होना चाहिए हम बोलेंगे, है ना, वो स्टिफनेस होना चाहिए उसमें। तो इलास्टिसिटी क्या है कि अगर हमें हाई वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस चाहिए, मॉड्यूलस का अगर हमें हाई वैल्यू चाहिए, किसी भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात कर रहा हूँ, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो स्ट्रेस ज़्यादा लेना पड़ेगा, ज़्यादा स्ट्रेस पे कम स्ट्रेन होना पड़ेगा। तो स्ट्रेन जितना कम रहेगा उतना अच्छा है। तो जैसे हमें मिलता है वैल्यू कि स्प्रिंग है हमारे पास, उस पर हमने फोर्स लगाया, तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा, एलोंगेट हो जाएगा, है ना, इसमें भी एक्सटेंशन आ जाएगा एक्स से, है कि नहीं। तो ये है हमारा रिलेशनशिप जो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, कि स्प्रिंग की मदद से मे बी आपके पास जो वैल्यूज आने वाले हैं, ठीक है, इंटरमोलिकुलर सेपरेशन इंक्रीज होगा उनके बीच में, उनके इसमें जब भी रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा तो हम इजीली रिप्रेजेंट कर पाएंगे बहुत से फंडे विद द हेल्प ऑफ, क्योंकि हमने एसएचएम में भी सीखा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट और इलोंगेशन और फोर्स के बीच का ही रिलेशनशिप आता है। लेकिन जब हम रॉड को या फिर किसी भी वायर को कंसिडर करते हैं, सो यहाँ पे किसको कंसिडर करना पड़ेगा, लेंथ को कंसिडर करना पड़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को करना पड़ेगा, और जो भी मॉड्यूलस वहाँ पे दिया गया है लेंथ के रिलेशन में यंग्स मॉड्यूलस काम में आता है हमको, तो यंग्स मॉड्यूलस, इन तीनों का रिलेशनशिप रहेगा। अगर हम इन तीन पैरामीटर्स को किसी एक पैरामीटर के साथ कंपेयर कर लें जो कि हमें स्प्रिंग में मिलता है ना, तो हम डायरेक्टली इलोंगेशन के साथ उसको कंपेयर कर पाएंगे। सो लेट्स सी कि मैं जो बोल रहा हूँ उसका क्या सेंस बनता है, देखते हैं। लेट अस सपोज कि आपके पास कोई रॉड है, ठीक है, इसको आपने फोर्स लगाया और ये इलोंगेट हो गई, इस पोर्शन तक इलोंगेट हो गई, ठीक है। सो इफ दिस इज द लेंथ एल, तो ये हो जाएगी आपके डेल्टा एल, ठीक है ना, यहां तक आपने एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। तो ये इलोंगेशन है आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स, और यहाँ पर एक रिजिड सपोर्ट होना ही चाहिए, हमने कल बात किया था, रिजिड सपोर्ट नहीं होगा तो एक्सेलरेट करिए, सिंपल सी बात है। अब क्या हुआ है, यहाँ पे स्ट्रेन कितना मिला है हमें, स्ट्रेन मिला है डेल्टा एल बाय एल, और स्ट्रेस कितना मिला है और दिस पर्टिकुलर रॉड, जो भी फोर्स लगा है फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सिंपल है। तो यहाँ पर लेंथ चेंज हो रही है, ये लेंथ चेंज हुआ है, ये पूरा रॉड है ओरिजिनल, और ये एक्सटेंडेड वर्जन है उसका, एक्सटेंडेड मतलब इलोंगेशन ड्यू टू फोर्स अप्लाइड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसी को मैं रिप्रेजेंट करता हूं इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग। पहले इतना था, फिर इलोंगेट करके और बढ़ गया, ये हो गया फोर्स, और ये है इसका इलोंगेशन डेल्टा एल, ठीक है, डेल्टा एल से रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं इसको। तो इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्या होगा,
के एक्स। तो माइनस के एक्स मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स है। यहाँ पर भी जो हम लिखते हैं ये वाला जो फोर्स होता है वो रिस्टोरिंग ही होता है, तो ये माइनस साइन का यहाँ पे महत्व नहीं है क्योंकि दोनों का जो फोर्स है वो रिस्टोरिंग फोर्स ही है ना, रिस्टोरिंग फोर्स ही है। हम दोनों केस में रिस्टोरिंग फोर्स की ही बात करते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर आपको जो मिल रहा है वो है अपना क्या, यंग्स मॉडुलस। अब यंग्स मॉडुलस क्या बोल रहा है कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज गिवन बाय फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा एल बाय एल, राइट। तो ये यंग्स मॉडुलस है। अब यंग्स मॉडुलस के साथ क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे, कुछ ऐसे फॉर्मेट में लेके आएंगे ताकि हम कंपेयर कर सके स्प्रिंग को और रॉड को, क्योंकि हमें इक्विवेलेंस निकालना है स्प्रिंग और रॉड में, क्योंकि यहाँ पे 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, वहाँ पे एक से काम चल जाएगा। सो लेट्स सी क्या कंपैरिजन कर सकते हैं हम। तो हमारे पास एक रॉड था जो कि एक्सटेंड हो गया था, हमारे पास स्प्रिंग था वो भी एक्सटेंड हो गया था, ठीक है। दोनों का सिमिलर टाइप का बिहेवियर हम लोग देख रहे थे। तो यंग्स मॉडुलस हमने जो निकाला y इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल टू एल, उसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स इधर रह जाएगा, ये चला जाएगा, यंग्स मॉडुलस y इंटू डेल्टा एल, सही बात है ना, अपॉन क्या, ये भी चला जाएगा उधर, सॉरी डेल्टा एल क्यों जाएगा, फोर्स तो गलत लिख रहा हूँ मैं, ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है ना ये, तो ये भी तो जाएगा, डेल्टा एल भी जाएगा, ए भी जाएगा और एल नीचे रहेगा, ठीक है। सो वी हैव दिस एक्सटेंशन एंड दिस वैल्यू, और यहाँ पर भी हमने क्या लिखा था, डेल्टा एल लिखा था, है ना। तो इसको मैं एक्स के फॉर्मेट में भी लिख सकता था क्योंकि वो टर्मिनोलॉजी फैमिलियर है आपके, आप फैमिलियर है उससे। तो क्या हो जाएगा, के डेल्टा एल, जो भी एक्सटेंशन होता है उसको हम लोग लिखते हैं के डेल्टा एल। तो यहाँ पर दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो एक रिलेशनशिप फॉर रॉड फोर्स का आ रहा है यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया बाय एल के टर्म्स में। तो ये जो वैल्यू है ना, इफ विल कंपेयर विथ के, तो के को हम लोग लिख सकते हैं कि फोर्स कांस्टेंट फॉर रॉड इज, क्या आ जाएगा, फोर्स कांस्टेंट फॉर रॉड, तो ये जो आएगा फोर्स इज इक्वल टू फॉर रॉड कितना आ जाएगा, वाई ए एल बाय डेल्टा एल, ठीक है। तो डेल्टा एल इज द एक्सटेंशन, तो ये क्या बन गया हमारा, और स्प्रिंग के लिए क्या है हमारा, के इंटू डेल्टा एल। तो अगर दोनों को कंपेयर करें तो आ जाएगी के की वैल्यू इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया अपॉन लेंथ। समझा आपको। तो ये है आपका रिलेशनशिप। तो स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। तो ये एक रिलेशनशिप है दोनों के बीच में जो कि हमें काम में आता है। तो हमें पता है कि k इज इक्वल टू ए वाई बाय एल, ठीक है। ये इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया अपना। तो जहाँ पर भी आपको रॉड दिखे तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि लेंथ L1 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, यंग्स मॉडुलस Y1 है, यहाँ पर L2 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है ना, यंग्स मॉडुलस Y2 है ना। तो इसको डायरेक्टली स्प्रिंग कांस्टेंट के कंपैरिजन में आप दोनों लिख लीजिए, स्प्रिंग बना लीजिए, जो भी मास यहाँ पे लटक रहा होगा
वो भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंट कर दिया हमने A1 Y1 बाय L1, तो K1 की वैल्यू आ गई। अब हमें इक्विवेलेंस निकालना तो आता ही है ना, कि यहाँ पर जब सीरीज में है 1/1 है तो उसको हम पैरेलल की तरह ट्रीट करते हैं और वैल्यूज निकालते हैं। ये आपने SHM में किया होगा। ठीक, तो स्प्रिंग कांस्टेंट का इक्विवेलेंट इज गिवन बाय K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ठीक है, ये नई चीज नहीं है आपके लिए, तो इसको क्या इलाबोरेट करना आप। ठीक है, सो नाउ हमने ये रॉड बेस्ड सिस्टम जो है उसको रिप्लेस कर दिया स्प्रिंग सिस्टम से, और हमारी लाइफ आसान हो गई, क्योंकि तीन चीजें, तीन एलिमेंट्स को हम एक चीज से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि यहाँ पर डिफिकल्टी हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि ये वैल्यूज निकालो, ये वैल्यूज निकालो, फिर उनको दोनों को कंसिडर करके, है ना, उनको रिप्रेजेंट करो। सो लाइफ थोड़ी सी आसान हो गई हमारे लिए। तो अब मेरे पास यहाँ पर कॉम्बिनेशन है कि यहाँ पे अलग दिया हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप स्प्रिंग इक्विवेलेंट में उसको निकाल लीजिए, स्प्रिंग सिस्टम से उसको रिप्लेस कर लीजिए, तो आपकी लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर हमको एक क्वेश्चन दिया गया है कि ये मास m इज अटैच विद अ रॉड सेम, और ये मास लग गया यहाँ पे, तो मास इज स्लाइटली स्ट्रेच्ड and released whether the motion of mass is SHM, if yes then find out the time period। तो टाइम पीरियड फाइंड करना है, SHM निकालना है हमको, तो हम पहले इक्विवेलेंट सिस्टम में आ जाएंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे, K इक्विवेलेंट निकाल लो, तो K इक्विवेलेंट हमें पता है K1 K2 बाय K1 प्लस K2, एंड टाइम पीरियड का फॉर्मूला T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर लो, जो भी आंसर होगा, है ना, K1 और K2 की वैल्यू वहाँ पर रिप्रेजेंट कर देनी है। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस रिप्रेजेंटेशन SHM के भी फॉर्म में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन नहीं है। देन वी हैव दिस रिलेशनशिप, जहाँ पे हमें बोला है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्टोर्ड इन, मतलब जैसे पोटेंशियल एनर्जी तो स्टोर हो रही है क्योंकि वहां पर रिस्टोरिंग फोर्स है। अब पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ही हमको स्टोर करना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि जो भी एनर्जी है वहां पर वो सॉलिड में इलोंगेटेड फॉर्म में, या हमने अभी बोला कि स्प्रिंग के फॉर्म में है ना, तो वर्क डन तो होगा ही वहां पर, तो वर्क डन हो रहा है। और ये रिलेशनशिप हमें याद है कि हमने वर्क एनर्जी थ्योरम या वर्क एनर्जी पावर में निकालते समय आपने किया होगा। तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है ना, ड्यू टू इलास्टिसिटी, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि जब भी कोई सॉलिड या फिर मेटल या रॉड इलोंगेट होता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, वर्क डन हुआ, है ना। तो ये जो प्रोसेस है ना, जहाँ पर कुछ भी इलोंगेशन होता है, तो इन मेटल्स में या बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होगी, जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, वो ही काम करेगा ना उनको लेने। वापस कौन लेके जाएगा? जो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जमा है वहां पर। तो ये जो वर्क डन होगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में मटेरियल में जमा हो जाएगा। तो क्यों? क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स वहां पे लग रहा है। तो ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स वहां पे है पोटेंशियल एनर्जी, है ना, और ये इलास्टिसिटी की वजह से आई है। ठीक है, तो ये सारे रिलेशनशिप्स हमको देखना ही है। तो अब यहाँ पे हम यंग्स मॉड्यूलस और फिर इलोंगेशन, इनका कंपैरिजन किया हमने, फिर उसका इक्विवेलेंस बनाया। तो इक्विवेलेंस बनाकर हमने
एक्स के टर्म्स में उसको जो भी एलोंगेशन हुआ उसके टर्म्स में हमने लिखा कि वॉट एवर द एक्सटेंशन विल बी, वहाँ पर उतना पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। तो हाफ के एक्स स्क्वायर इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू स्ट्रेच्ड वायर। अब एक्सटेंशन की हमको पता है रिलेशनशिप क्या आएगा, के इज हम लोग लिखते हैं ए वाई बाय एल, है ना, और एक्स दैट इज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कैसा लिखा आपको पता चला ना, ये अभी हमने निकाला था क्योंकि इलोंगेशन है छोटा वाला। तो क्या है ये, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिखते हैं हम, है ना। तो स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन क्या होगा, एक्स दैट इज चेंज इलोंगेशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ एल। सिंपल है। तो अब इसका रिलेशनशिप आ जाएगा हमारे लिए, क्या रिलेशनशिप आएगा, एक्स इधर चला जाएगा और वाई इधर आ जाएगा। सो दिस बिकम्स एक्स इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया टू वाई टू एल। तो ये है अपना एलोंगेशन, एलोंगेशन है। तो वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे इन द strain energy, that is potential energy due to restoring force in a stretched wire stretched string, मतलब इलास्टिसिटी की वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड हुई है। तो x की वैल्यू पुट करेंगे, k की वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, तो इसका लिखता हूँ मैं हाफ इंटू एक्स, एक्स क्या है एफ इंटू एल बाई ए वाई इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर लिखा, सॉरी एक्स स्क्वायर की वैल्यू स्क्वायर कर देंगे, एंड के इज ए वाई बाय एल। तो क्या आ गया, हाफ ए वाई बाय एल इंटू एफ स्क्वायर एल स्क्वायर ए स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। इसको मैंने यहाँ लिखा है, अब तो यहाँ लिखा है के एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू है, तो ए और ये स्क्वायर हट गया, एल ये हट गया, वाई ये वाई हट गया। तो यहाँ पर हमारे पास आई है वैल्यू हाफ एफ स्क्वायर एल बाय ए वाई। सिंपल है। अब इसको रीअरेंज करेंगे, और रीअरेंज करके हमको क्या मिलेगा, देखो रीअरेंज करके हमको क्या मिलेगा, अलग अलग फॉर्मेट में हम लोग उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन के फॉर्म में लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पर तो हमें वैल्यूज पुट करके एफ स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये तो हो गया हमारा स्ट्रेस, तो स्ट्रेस स्क्वायर लिख दिया हमने, है ना। लेंथ इनटू एरिया, तो यहाँ वॉल्यूम लिख दिया, एंड दिस इज व्हाट, यंग्स मॉडुलस, जो कि एक कांस्टेंट है। तो इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हुई है, दैट इज हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर बाय यंग्स मॉडुलस इनटू वॉल्यूम। अब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग या रॉड पर यूनिट वॉल्यूम में निकाल सकते हैं हम लोग, तो वॉल्यूम को यहाँ लेके जाइए, तो आपको हाफ स्ट्रेस स्क्वायर बाय यंग्स मॉडुलस मिलेगा। तो ये हम लोग एकदम पढ़ने के लिए कोई एकदम टफ चीज़ नहीं पढ़ रहे, पर ज़रूरी है क्योंकि एक बार देख लेना चाहिए हमको क्या है, ठीक है। या फिर हमने जैसा अभी सेपरेट करके उसको पढ़ा था कि फोर्स अपॉन एरिया लिख लो, है ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ, नहीं ये तो स्ट्रेन कैसे हुआ, अब मुझे बताइए, फोर्स अपॉन एरिया, है ना, ये हुआ अपना स्ट्रेस अपॉन, तो इसको मैं लिख सकता हूँ
स्ट्रेन के टर्म्स में। अब स्ट्रेन के टर्म्स में कैसे लिखना है उसको, कि देखो यहां पर आपको दिया गया है कि लेंथ, so this becomes strain. How? Young's modulus force upon area. देखो strain is equal to Young's modulus is equal to stress upon strain, राइट। तो इसको लिखेंगे कैसे, स्ट्रेन इधर चला जाएगा और स्ट्रेस लिखेंगे यहाँ पे, स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉड्यूलस। तो स्ट्रेस की जगह क्या लिख सकते हैं हम, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन यंग्स मॉड्यूलस। तो इस रिलेशनशिप से आपको लिखा गया है यहाँ पे। तो ये है आपका रिलेशनशिप, ठीक है। तो अब तीनों को सेपरेट कर लें, इसको स्ट्रेन लिखे, ये वॉल्यूम है अपना और ये अपना स्ट्रेस है। तो हाफ इज इक्वल, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, ठीक है। और एक रिलेशनशिप डेवलप किया हमने, स्ट्रेन स्क्वायर इनटू वॉल्यूम, इसी को, ठीक है। सो दिस बिकम्स स्ट्रेन का स्क्वायर, तो उसको उस टर्म्स में लिखा है। तो आप हमेशा इसको लिख सकते हो। फिर यहाँ पर एक रिलेशनशिप है, दैट इज स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी क्या है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो दैट इज स्ट्रेन डेंसिटी। स्ट्रेन डेंसिटी क्या होगी कि आप रिलेशनशिप बनाओ इनके बीच में, या फिर इसको डेंसिटी ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं, कि आप पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाल रहे हो तो उसके बीच में आपको ये रिलेशनशिप मिल जाएंगे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो भी रिलेशनशिप निकालते हैं उसको हम लोग डेंसिटी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बोल देंगे सीधा सीधा, ड्यू टू इलास्टिसिटी। तो आप लिख सकते हो इसको कि ये स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी जो बोल रहा है, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी क्या है, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे डेंसिटी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप तीनों आ जाएंगे। तो हाफ इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस स्क्वायर बाय यंग्स मॉड्यूलस, या यंग्स मॉड्यूलस और स्ट्रेन का रिलेशनशिप आएगा, और हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर डेंसिटी के टर्म्स पे लिख रहे हैं हम लोग एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप बनता है। तो ऐसे ही सारे एक्सपेरिमेंट्स हम लोग करते हैं जिसमें हमारा थोड़ा सा काम आ जाता है। देन हमारे पास है एक रिलेशनशिप दैट इज थर्मल स्ट्रेस की वजह से रॉड जो है कैसे उसमें चेंजेस आएंगे, एक्सटेंशन होगा, वह यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो जैसे यहाँ पे हमें रॉड दिया गया है जो कि दो रिजिड सपोर्ट के बीच में फंसा हुआ है, ठीक है कुछ, और अगर हमने इसको हीट प्रोवाइड की तो ड्यू टू चेंज इन हीट हमें पता है कि लीनियर एक्सपेंशन होता है किसी भी रॉड का। लीनियर एक्सपेंशन के टर्म्स में अगर हम लोग इसको देखें तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन दिया हुआ है यहाँ पे। इफ रॉड, सिचुएशन देखो, थर्मल स्ट्रेस, अब स्ट्रेस कैसे डेवलप होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो जो रॉड्स होंगे
टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो रॉड ऑब्वियसली क्या होगा, इलोंगेट हो गए। तो इफ टेम्परेचर ऑफ द रॉड इज इंक्रीज बाय डेल्टा टी, चलो टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय डेल्टा टी, देन चेंज इन लेंथ इज गिवन बाय डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल अल्फा डेल्टा टी। तो अल्फा क्या है इसमें, दिस इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन बोल लेते हैं हम लोग, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ये पता है आपने पढ़ा हुआ है। देन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है अल्फा, तो हमें रिलेशनशिप पता है। तो अब क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बाय एल कर लेंगे इसको, तो बचेगा क्या, अल्फा डेल्टा टी। तो इसको हम लोग ने बोला स्ट्रेन, कोई बड़ी बात नहीं है। तो स्ट्रेन की वैल्यू तो हमें मिल गई अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। पर यहां पर रिलेशन क्या बोल रहे हैं हम लोग, ड्यू टू रिजिड सपोर्ट देर इज नो स्ट्रेन। अब इसमें इलोंगेशन हुआ ही नहीं है ना, विच सपोर्ट्स प्रोवाइड फोर्स टू स्ट्रेस टू कीप द लेंथ सेम। तो ये बाजू के जो रिजिड सपोर्ट है, जो इलोंगेशन होता है इन जनरल, कि अगर ये खुला रॉड होता और उस पर अगर टेम्परेचर बढ़ता है इसका, तो आपने देखा होगा कि रेलवे की पटरियाँ जो होती है अंडर हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग समर सीजन थोड़ा सा एक्सपांड करती है, तो इसीलिए दो रेल्स के बीच में हमेशा गैप रखा जाता है। एक रेल, एक पट्टी और दूसरे पट्टी के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, ताकि समर में दोनों इलोंगेट हो जाती है और एक के ऊपर एक पटरी चढ़ ना जाए, ठीक है। तो ये हमने देखा है बहुत पहले से। तो अब यार ये जो स्ट्रेस मिल रहा है हमें, वो स्ट्रेस तो कौन अप्लाई कर रहा है, आप रिजिड सपोर्ट अप्लाई कर रहा है। तो यहां पर अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा, थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन। मतलब यंग्स मॉड्यूलस हमने दिया स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, सिंपल है। और स्ट्रेन की वैल्यू हमें पता है कितनी है, तो स्ट्रेन की वैल्यू लिख दी यहाँ पे, यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्ट्रेस, और स्ट्रेन क्या था हमारा, अल्फा डेल्टा टी। तो ये वैल्यू लिख दी और थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू निकाल ली, दैट इज यंग्स मॉड्यूलस इनटू अल्फा डेल्टा टी। तो ये रिलेशनशिप हमें मिला। अब जो भी एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहा है यहाँ पे, जो रिजिड सपोर्ट इसको धक्का दे रहा होगा, है ना, धक्का तो देगा ही वो अब, क्योंकि एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा है और ये एक्सपांड नहीं होने दे रहा है यहाँ पे, ठीक। तो जो भी फोर्स लग रहा है, फोर्स अपॉन एरिया लिखेंगे हम लोग स्ट्रेस को, तो रिलेशनशिप आ जाएगा थर्मल स्ट्रेस का फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशन। अब फोर्स हमें निकालना है ये वाला, कि कितना फोर्स अप्लाई कर रहा होगा रिजिड सपोर्ट बॉडी को, या बॉडी जो एक्सपांड हो रही है ऑन द रिजिड सपोर्ट, जो कि इक्वल एंड अपोजिट नेचर का होगा, दैट इज गिवन बाय ए यंग्स मॉड्यूलस अल्फा डेल्टा टी। तो ये एकदम बढ़िया सा रिलेशनशिप हमको मिल गया है। होप आपको ये समझ में आया होगा, जो कि बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप लोग यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर एक रिलेशनशिप दिया गया है ना, इसके साथ, ठीक है। तो ये एक ट्राई कर सकते हैं हम लोग कि टोटल कितना चेंज इन लेंथ होगा, है कि नहीं। तो ये आप एक बार ट्राई करो, इसको ट्राई करो। नेक्स्ट वीडियो में सारे जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और कुछ बचा है क्या, बस थोड़ा सा ये जो एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी है, देखो ये आप इजीली कर सकते हो, या फिर मैं अभी थोड़े ही टाइम में इसको एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा। आप इसको ट्राई कीजिए, मज़ा आएगा आपको। ये देखिए, दो कॉपर, मतलब एक कॉपर और स्टील के बीच का जो रिलेशनशिप है वो दिया गया है यहाँ पे, है ना। तो दोनों के लिए आप
अल्फा डेल्टा टी, एल अल्फा डेल्टा टी यूज कर सकते हैं थर्मल स्ट्रेस थर्मल स्ट्रेन की रिलेशनशिप में। चेंज इन पोजीशन आपको मिलेगा, है ना। और आपको बोला गया कि टोटल इलोंगेशन निकालो, शायद ऐसा ही बोला गया कि फाइंड यंग्स मॉडुलस एंड कोएफिशिएंट ऑफ थर्म लीनियर एक्सपेंशन फॉर स्टील निकालना है बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है, वो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर हमको पता चला है कि देखो एप्लीकेशन क्या है कि आपको जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, है ना, ब्रिजेस बनाने के लिए है, तो उसकी स्ट्रेंथ अगर लूज हो गई तो वो सेफ हो जाते, अनसेफ हो जाते हैं, है ना, ब्रिजेस। तो हमें प्रॉपर यूज करना चाहिए उनकी स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए कि किस पॉइंट के बाद टूट जाएगा, इलास्टिक लिमिट क्या है उसकी। तो हमने हुक्स लॉ में देखा था कि हुक्स लॉ अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसको मैंने टॉपिक जानबूझ के रखा हुआ है ताकि आपको बोर्ड में अच्छे से पूछा जाता है, थोड़ा सा उसको इलेबोरेट करूंगा मैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशनशिप है हुक्स लॉ में, लेकिन एक पॉइंट के बाद इलास्टिसिटी, इलास्टिक लिमिट के बाद, है ना, कोई भरोसा नहीं है कि कैसे बिहेव करेगा वो, है ना। मतलब कुछ टाइम तक झेल सकता है ना, स्ट्रेस झेल सकता है कुछ टाइम तक, लेकिन अगर इतना स्ट्रेस दो, इतना स्ट्रेस दो कि इतना स्ट्रेन हो जाए और स्ट्रेन होके एक ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है, उसके बाद टूट जाता है। तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, वो हम लोग देखेंगे अच्छे से, थोड़ा थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है उसको, और हर साल वो आता है, इसलिए मैंने थोड़ा उसको रखा है पेंडिंग में। लेकिन हुक्स लॉ आपको इन जनरल पता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट्स आपको स्ट्रेस अप्लाई करना है ताकि इतना ज़्यादा भी स्ट्रेन ना हो कि वो मतलब टूट जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ही क्या एप्लीकेशन है, और कि एक तो ब्रिज की वगैरह स्ट्रेंथ, जो भी बिल्डिंग्स की स्ट्रेंथ हमको अगर फाइंड आउट करनी है तो हम इलास्टिसिटी से उसको फाइंड कर सकते हैं, या जो माउंटेन के रॉक्स है बेस में, अगर ये माउंटेन है तो उसके बेस पे जो रॉक्स है उसकी स्ट्रेंथ हम लोग मेजर करेंगे और उससे ये पता करेंगे कि ये माउंटेन कितना ऊंचा है। जैसे माउंट एवरेस्ट की आपको हाइट मेजर करनी है सपोज, अब माउंट एवरेस्ट की हाइट मेजर करनी है और उसके बेस पे जो पत्थर है, रॉक है ना, उसकी आपने स्ट्रेंथ चेक कर ली। अब इलास्टिक लिमिट फॉर अ टिपिकल रॉक, दुनिया के सबसे टफेस्ट रॉक को हमने उसके ऊपर स्ट्रेंथ आजमा के ये देख लिया कि उस पर लगने वाला जो स्ट्रेस है या प्रेशर है वो 3 × 10⁸ न्यूटन मीटर से या पास्कल से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये हमें पता है। तो ये मैक्सिमम लिमिट है दुनिया में जो हमको पत्थर मिले हैं उनकी, ठीक है। तो ये हमें लेबोरेटरी टेस्ट से ये सब चीज़ें पता चली। तो अब हमने क्या किया, माउंट एवरेस्ट कितनी ऊंचाई है वो देखना है हमको, तो हमने क्या किया, उसके बेस का एक पत्थर निकाला, है ना, और उसको कंपेयर किया। कंपेयर कैसे करेंगे कि इस पे लगने वाला फोर्स, प्रेशर क्या है, H ρg शुड बी लेस देन 3 × 10⁸ तो ये वाला प्रेशर इस प्रेशर से तो कम होना चाहिए। अब हाइट कितना होगा हमें कैसे पता चलेगा, 3 × 10⁸ डेंसिटी ऑफ रॉक, उस पत्थर का डेंसिटी निकाल लेंगे जो कि इतना आसपास है, और ग्रेविटी आपको पता ही है, तो इधर इसको ट्रांसफ़र कर दिया तो उसका हाइट निकल जाएगा। तो अगर ये वैल्यूज़ आप डेंसिटी ऑफ रॉक और ग्रेविटी आप वैल्यू डालें तो मैक्सिमम हाइट कितना आ रहा है आपको, 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ हो सकता है, ऐसा हम लोग बोल रहे हैं बाय दिस रिलेशनशिप। तो हमें पता है कि माउंट एवरेस्ट कितना है, ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर है। एक्चुअली 9 किलोमीटर भी नहीं है, ये है 8,848 ऐसा कुछ है,
मीटर्स, मतलब 8,848 मीटर्स, मतलब ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर्स है, ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर्स। तो ये सारा रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर है अपने पास टॉर्सियन कांस्टेंट। अब टॉर्सियन कांस्टेंट सी या ट्विस्ट कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, इसका रिलेशनशिप डायरेक्टली दिया गया है कि अगर वायर है, वायर को आप ट्विस्ट करते हैं, है ना, तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पे टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो टॉर्क रिक्वायर्ड इज गिवन बाय, हमने देखा है कि आप इसमें भी देखेंगे कि जैसे गैल्वेनोमीटर होता है, आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखते हैं या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में देखते हैं कि एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये मैग्नेट्स होते हैं, रेडियल मैग्नेट्स, इसके बीच में रखा जाता है। तो ये ट्विस्ट करता है, ये रोल करता है, ऐसा घूमता है। तो बहुत ट्विस्ट करने के बाद ये वायर की इलास्टिसिटी की वजह से ही वो टिक पाएगा, सही बात है। तो यहाँ पे उसका रिजिडिटी देखा है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा, आर इज रेडियस एंड लेंथ ऑफ द वायर। अब वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमको उसके रेडियस से पता चल जाएगा, और लेंथ ऑफ द वायर हम लोग जो यूज कर रहे हैं उससे। तो दिस इज द रिलेशनशिप कि हमें अगर ट्विस्ट कांस्टेंट या टॉर्शन कांस्टेंट निकालना है, दैट इज पाई ईटा आर टू द पावर 4 ट्वाइस ऑफ एल, ठीक है। एंड द टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर द ट्विस्ट एंगल इज, फॉर ट्विस्टिंग इज ट्विस्ट कांस्टेंट इनटू थीटा। एंड वर्क डन डायरेक्टली हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे। वर्क डन क्या हो जाएगा, हाफ, एक कांस्टेंट है ना, टॉर्शन कांस्टेंट सी इनटू जो भी एंगल है उसका स्क्वायर। तो जैसे हम लोग नॉर्मल इसमें लिखते थे हाफ के एक्स स्क्वायर, यहाँ पर तो जितना एंगल बढ़ेगा तो उतना, अब यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेस होगा, जितना भी हमने देखा था कि शिफ्ट कर जाता है कोई भी ब्लॉक, तो यहाँ पे एंगल बनता है ना। तो यहाँ हमें जो रिजिडिटी मिलेगी, जो यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दैट इज शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन से आता है, ठीक है। तो यही रिलेशनशिप है यहाँ पे। आप लोग अगर कंपैरिजन करना है तो ये हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, और फॉर वायर उसका टॉर्शन कांस्टेंट अगर देखना है हमको तो ये आ जाएगा उसमें वर्क डन इज इक्वल टू हाफ सी थीटा स्क्वायर। तो ये रिलेशनशिप है अगर वहाँ पे कुछ ट्विस्टिंग हो रही है, टॉर्क लग रहा है तो दोनों रिलेशनशिप आप याद रखिए, है ना, तो आपके काम में आ जाएगा। तो इसी चैप्टर में और विस्कोसिटी का थोड़ा सा और दिया गया है, पुराने नोट्स में भी विस्कोसिटी के बारे में बताया गया था, ठीक है। तो इसमें से भी आप पढ़ सकते हैं थोड़ा सा, या इस बुकलेट में सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, तो उन सॉल्व्ड एग्जांपल्स को आप प्लीज़ ट्राई करो, और कुछ डाउट्स है तो आप प्लीज़ भेजो, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, प्लीज़ आप ज़्यादा एक्टिव हो जाओ अभी। और यहाँ पे इसके बाद जो है ना, थोड़ा सा डिटेल में न्यूमेरिकल्स करेंगे। बहुत छोटा टॉपिक था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, आप इसको अच्छे से समझ सकते हो, पढ़ सकते हो आगे। चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं।